Okay, ladies and gentlemen, please be quiet now. The topic which we have today is Fourier transform. The topic which we want to cover today is Fourier transform. इसके लिए कुछ definitely this is a mathematical tool. This is a mathematical tool. तो इस mathematical tool को समझने के लिए हमें देता क्या है, कुछ हमें इसके अलावा भी कुछ मैथमेटिकल बैकग्राउंड की जरूरत है जिसको हम बड़ी जल्दी से कवर कर लेंगे और फिर हम इस तरफ चले जाएंगे कि अगर ये मैथमेटिकल टूल है तो ये हमें देता क्या है, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ दिस टूल, और एंड देन वी विल लुक एट इन डिफरेंट फील्ड्स वेयर वी कैन यूज इट. क्या ये कोई ऐसा काम है जिसको कोई फायदा नहीं, ऐसे ही बस किताबों में है तो कर लो, मजबूरी है. जिस तरह मैंने प्रीवियस क्लास में पढ़ा रहा था तो एक स्टूडेंट ने कहा, मैंने कि क्यों पढ़ रहे हैं, उसने ऐसे बताया जैसे कोई मजबूरी है. तो फिर मैंने उसको एक्सप्लेन किया कि ये मजबूरी नहीं, ये जरूरत है. तो दैट इज इंपॉर्टेंट लेडीज एंड जेंटलमैन. सबसे पहले जो चीज मैं आपको बताना चाहता हूं वो है वेक्टर. वो है वेक्टर. मैं नॉर्मली स्टूडेंट से पूछता हूं, लेकिन फसिया हमेशा फिजिक्स की डेफिनेशन मुझे बता देती है क्योंकि उसने क्लास 8-9 से, है भी कि नहीं है. लेकिन अगर ये बात बताए तो वो मैथ्स की टर्म में बात करता है. तो क्या होता है जी वेक्टर? उसका मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई होता है. तो जनाब हमने पढ़ा है, अगर हम मैट्रिक्स की बात, प्लीज, डायरेक्शन कहां मल्टीप्लाई होता है? कभी कि तुमने किसी के साथ ईस्ट मल्टीप्लाई किया है, वेस्ट किया है, एंगल ऑफ 30 की है कि जी दे वेक्टर सर इसके साथ 30 का मल्टीप्लाई कर दो. तो दिस अगर आप कहना भी चाह रहे हैं तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि किसी भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए अगर आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी चाहिए हो, मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ये दोनों चीजों से वो चीज क्वांटिफाई होती हो, तो इस ऐसी क्वांटिटी को हम वेक्टर कहते हैं. लेकिन मेरा इसमें इंटरेस्ट नहीं है. मैंने पहले कहा कि ये बात मुझे फसिया भी बताने की कोशिश कर रही है, लेकिन मैं इसको सुनने में इंटरेस्टेड नहीं. ठीक है. क्यों? जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको ही कहूं कि जी लेट इट बी 10 स्टेप मूव करो, 10 स्टेप्स मूव करो, तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड मैंने आपको बता दिया कि 10 स्टेप्स हैं. लेट करें हर स्टेप में 1 फीट है. आप जब एक कदम लेते हैं तो एक एक फीट का कवर हो जाता है. इसका मतलब कि शॉर्ट में मैं कहना चाह रहा हूं कि 10 फीट कवर करो. लेकिन लाजमी तौर पे अगर आप फौजी नहीं है तो आप मुझसे पूछेंगे कि किस डायरेक्शन में. तो इसका मतलब कि यू आर फॉर दिस टू, इस बात को पूरा करने को के लिए जरूरी है कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी दिया जाए कि आगे आ जाओ, पीछे चले जाओ, लेफ्ट पे चले जाओ, राइट पे चले जाओ. तो दैट इज दी वेक्टर डेफिनेशन. लेकिन अगर आप किसी दूध वाले के पास चले जाएं, गोश्त वाले के पास चले जाएं और उसे कहें कि जी 2 किलो गोश्त दो या 2 लीटर दूध दो, तो वो कभी भी नहीं पूछता कि 30 डिग्रीज पे दू, 90 डिग्रीज पे दू, लेफ्ट की तरफ से दू, राइट की तरफ से दू, फ्रंट से दू, ईस्ट से दू, वेस्ट से दू. नो नीड. It is understandable that only by using, this is not something to laugh about, that is something to understand. So you only by knowing the magnitude you come to know about the quantity, you can quantify it. मैंने फिर कहा मेरा इसके साथ कोई इंटरेस्ट नहीं है. ये तो मूसा ने बात की तो मैंने उस बात को और एक्सप्लेन कर दिया. जस्ट मैंने आपसे कहा है कि अगर आप एक वेक्टर की बात करते हैं तो आपने, और ये दोनों वेक्टर और मैट्रिसेस या मैट्रिक्स
आपने लीनियर अलजेब्रा में पढ़ी है। वो अलग बात है कि हाफजा ने कभी भी ना कुरान वाले को कहा है कि मुझे इसकी वजह बताओ, और ना लीनियर अलजेब्रा के टीचर को कहा कि मुझे इसकी वजह बताओ। जी, किसको किसका क्वेश्चन है ताकि मैं उसको रिस्पॉन्ड कर सकूं। जी। जी रेहान साहब, क्योंकि उसे पूछने पे कोई पाबंदी थी। अच्छा, तो जनाब मैट्रिक्स में क्या होता है कि यू हैव different objects enclosed in a single object, that is called a matrix. When you want to enclose multiple objects within a single object, it is called a matrix. Similarly, जब multiple object रख सकते हो तो एक object भी रख सकते हो, and that object will be represented either as a single row or as a single column. And if this matrix contain a single object, which means a single row or a single column, it is called a vector. It is called a vector. कॉलम कॉलम वेक्टर और रो वेक्टर का नाम से आपने उस वक्त ये पढ़ा था। ठीक है अफजा, इसका मतलब है कि अगर वो कॉलम है, सिंगल कॉलम है या सिंगल रो है, तो इसका मतलब दैट इज इनक्लोजिंग ए सिंगल क्वांटिटी। दीज ऑल रिप्रेजेंट समथिंग रिलेटेड टू ए सिंगल क्वांटिटी, मे बी टेम्परेचर आफ्टर एवरी आवर। सो एट इट्स टू लेट, at 10 o'clock, then at 11 o'clock, at 12 o'clock. So this all represent temperature on 2nd of December. तो सिंगल ऑब्जेक्ट। मेरी बात समझ आ रही है ना? अब तो मेरा फिर भी सिर्फ ये मकसद ये है कि वेक्टर ये है। अब वेक्टर जहां पे जिस मैथमेटिकल स्ट्रक्चर जैसे जैसा कि मैट्रिक्स, इसको कहते हैं वेक्टर स्पेस। क्या कहते हैं? तो यहां पे मैंने लिखा है कि वेक्टर स्पेस इज अ मैथमेटिकल structure consisting of set of objects, and these objects are called vectors. Clear हो गया? And these obey two things: vector addition and scalar multiplication, which means two vector v1 and v2 can be added to get another vector v, or you can multiply a vector v1 with a k and get a new vector v. Anna is not clear. It's clear. It's very simple. Now, ladies and gentlemen, when you map a vector from one vector space to another vector space, it is called linear operators. This is called linear operators. When you map a vector in one vector space into another vector space, that mapping is done by a linear operator. तो यहां पे यही कह रहा है कि linear operator is a function that maps one vector space to another vector space. And again, जैसे हमने linearity में पढ़ा, दो बातें, एडिटिविटी और होमोजेनिटी यानी स्केलिंग। तो ये लीनियर ऑपरेटर ओबे करता है दो बातें, एडिटिविटी एंड स्केलिंग। क्लियर हो गया मेरी बात? यहां भी क्लियर है तो अच्छी बात। अब मैं अपने असल टॉपिक की तरफ आता हूं, और वो है आइगन वैल्यूज एंड आइगन फंक्शन। पढ़ा था ना लीनियर में? बताओगे? नहीं पढ़ा था? दैट्स गुड, पढ़ा था। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर मैं इसकी बात करूं आइगन फंक्शन की या आइगन वैल्यू की, तो ये कहता है कि अगर कोई भी फंक्शन, मिसाल के तौर पे एफ, कोई भी फंक्शन मिसाल के तौर पे एफ, अगर आप इसके ऊपर एक लीनियर ऑपरेटर अप्लाई कर दें, क्या कर दें, इस फंक्शन को पर आप एक लीनियर ऑपरेटर अप्लाई कर दें, और अगर यही फंक्शन वापस लौट आए, यही फंक्शन वापस मिल जाए आउटपुट में, along with some constant, along with some scalar value, then this function is called a
आइगन फंक्शन, and this lambda value, which is any constant value, scalar value, is called an eigenvalue, is called an eigenvalue. तो देखें जी, यही मैंने यहां पे लिखा है कि आइगन फंक्शन इज अ फंक्शन when operated on a linear operator yields a scalar multiple of itself, अपना आप भी निकलेगा और साथ एक मल्टीपल भी निकलेगा, दैट मल्टीपल इज कॉल्ड आइगन वैल्यू। क्लियर हो गया? अब एक एग्जांपल लेते हैं ताकि हम अपने अपने सब्जेक्ट की तरफ वापस चले जाएं। ये बात हमारा सब्जेक्ट क्या है मुझे तो वो भी याद नहीं रहा, मैं तो लीनियर अलजेब्रा की तरफ शायद चला गया। मेरा टॉपिक क्या है आशा? आशा नहीं है, सॉरी, सना, फोरियर ट्रांसफॉर्म। मेरा टॉपिक है फोरियर ट्रांसफॉर्म। लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट करें कि मेरा इनपुट जो है एक्स ऑफ एन, वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ई जे ओमेगा एन, कुछ भी हो सकता है। क्यों सुमाइका? हो सकता है ना कुछ भी? पाबंदी है इनपुट पे कोई? नहीं है। अगर नहीं है अवकाशा, तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर ये मेरा सिस्टम है, मैं इसको ये यही इनपुट इसको मैंने दे दिया, तो आपको पता है कि इस सिस्टम की अपना एक इंपल्स रिस्पॉन्स है। अगर इसका अपना एक इंपल्स रिस्पॉन्स है तो इट विल गिव यू एन आउटपुट, इट विल गिव यू अ आउटपुट। अगर ये बात है तो उमर, आउटपुट कैसे फाइंड करूं? मुझे आउटपुट नहीं आ रहा, आई वॉन्ट टू फाइंड इट। क्या करूं? कन्वोल्यूशन कर लो। मुझे कहा गया है सिर्फ, कहते हैं अभी तो पूरा हमने अभी क्विज किया है इस पे, कन्वोल्यूशन कर लो। तो इसका मतलब है कि आप मुझे ये कहना चाह रहे हैं कि वाई ऑफ एन फाइंड करना है तो एक्स ऑफ एन को, यानी कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर को कन्वॉल्व कर दो एच ऑफ एन के साथ। मैं आपकी बात मान गया। अगर आप मेरी ये बात, बल्कि मैं आपकी ये बात मान गया, तो फिर मैं कह सकता हूं कि दिस इज इक्वल टू एच ऑफ के इंटू एक्स ऑफ एन माइनस के, where k is from minus infinity to 2 plus infinity. Ladies and gentlemen, अगर ये x of n है तो मुझे क्या चाहिए? शिफ्टेड इनपुट। इसका मतलब है कि x ऑफ n माइनस के विल बी इक्वल टू e की पावर j ओमेगा, सॉरी, ओमेगा n माइनस के। राइट और रॉन्ग? सिंपल। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप मुझे इजाजत दे रहे हैं कि मैं यहां लिख लूं एच ऑफ के इंटू ई की पावर जे ओमेगा एन माइनस के। क्लियर है कि नहीं है? अगर क्लियर है तो फिर आप मुझे एक और भी इजाजत दे दें, समेशन एच ऑफ के ई की पावर जे ओमेगा एन इंटू ई की पावर जे ओमेगा के। गलती होगी ना मुझसे? नहीं हुई, चलें जी, नहीं कहते आप तो ना कहीं। अब लाजमी तौर पे ये समेशन का किस किस वेरिएबल पे है? के पे। किस पे है? के पे। इसका मतलब है कि इसके ऊपर समेशन का कोई असर नहीं पड़ेगा, इस टर्म के ऊपर जिसको मैं सर्कल कर रहा हूं, इस पे इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर आप कहते हैं कि नहीं पड़ेगा तो इसको अलग करके लिख लेता हूं, और बाकी फंक्शन को मैं यहां पे उसी तरह एच ऑफ के इंटू ई की पावर माइनस जे ओमेगा के लिख लेता हूं। अब जो ही मैंने ये लिखा तो मिसाल कहती है कि जी ये तो वही टर्म इनपुट वापस आ गया है, ओ ये तो वापस आ गया है। इसका मतलब है कि ये तो फिर आइगन फंक्शन है।
और अगर ये आइगन फंक्शन है तो इसका मतलब फिर ये आइगन वैल्यू है, और अगर ये आइगन वैल्यू है तो दिस आइगन वैल्यू इज बेसिकली गिविंग यू द स्पेक्ट्रम, which means it changes the time domain signal into frequency domain signal. It changes the real valued numbers into complex numbers. तो यहां पे हमें अपना डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म, डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म, और ये भी बताऊंगा कि आप डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म भी दोनों पॉसिबल है जी। So e raised to power b by omega n times this. आपने कहते हैं ये राइट वाले साइड पे इसकी स्पेक्ट्रम आ गया, स्पेक्ट्रम है ये अभी हम देखते हैं कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, दे आर गिविंग यू, यू आर इनपुटिंग एक्स ऑफ एन लाजमी तौर पे, विच इज ए फ्रॉम सम सिग्नल, एंड दिस सिग्नल विल, although it is in time domain we know, but we also understand that it has a frequency component as frequency as well. Like for example, I'm talking, you know that it has some high and lows, which means some waves, but these waves have certain, these waves, these कह रहा हूं, these waves have frequencies, each wave has a certain frequency, and that frequency is given by this complex number, and that is called as the Fourier transform. अब बात समझ आ गई? और जब का और दो बातें, एक तरफ तो आप ये थ्योरी अपने प्रैक्टिकल में पहले से कर चुके हुए हो, लेकिन जब मैं समझा दूं तो वी विल बी डूइंग इट अगेन, probably the same or a little modified lab again in the as a assignment in this lab, in this theory class, जिसमें आपने बदकिस्मती से सिर्फ फ्रीक्वेंसीज के एम्पलीट्यूड फाइंड किए थे, क्योंकि मैं वहां तक करके छोड़ के आया था, उसके बाद उसको किसी ने इंप्रूव नहीं किया, लेकिन हमें उसका फेज भी मालूम करना होगा, बिकॉज इट इज अ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी। जो उसका मैग्नीट्यूड था, दैट वाज गिविंग यू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द दैट सिग्नल, बट इट वाज नॉट शोइंग यू द एम्पलीट्यूड, सॉरी, इट वाज नॉट शोइंग यू द फेज। तो हम इसका फेज भी निकालेंगे, क्योंकि इट इज अ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी, एंड एवरी कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी वी नो हैव एन एम्पलीट्यूड एंड ए फेज। अब जवाब मिला? नो? ओके, लेडीज एंड जेंटलमैन, अब मेरा सवाल ये है, बल्कि हो सकता है कि सना जवाब दे दे, बात दे दे, मूसा दे दे, कि आप लोगों ने जब थ्योरी में ऊपर पढ़ा तो किसी ने आपको बताया कि जनाब इन दो में कोई फर्क है या दोनों ही एक ही चीज है? डू यू यूज द ग्लासेस? किधर है जी? जी उमर, पूछा था आपने यासर साहब से, तो वो तो पूछेंगे, ये तो पता है ना, है सेम है, तो हमें उमर ने बताया कि सेम है। आप क्या कहती हैं इजरा? उमर कहते हैं कि ये डीएफटी और डीटीएफटी, यानी कि डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म एंड डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म, उमर कहते हैं सेम है। खिजरा क्या कहती है? तो खिजरा कहती है डिफरेंट है। थोड़ा सा सोच लें तो दो टर्म्स रखना एक ही चीज के लिए वेरी रेयरली होता है। ऑलवेज इन साइंस व्हेनेवर वी हैव द टू नेम्स, इट रिप्रेजेंट टू डिफरेंट थिंग्स। समझ आ गई? तो लॉजिक भी यूज करते तो जवाब ये ना देते। तो जेंटलमैन, अब बताना चाहता हूं कि इनमें फर्क क्या है। ये रब कर सकता हूं? ओके, तो इसको अगर मैं रब कर दूं, जी, तो बताना मकसद ये है कि इफ यू हैव ए डिस्क्रीट सिग्नल, और जब मैं कह रहा हूं डिस्क्रीट, इसका मतलब है कि दैट इज ए फाइनाइट डिस्क्रीट सिग्नल, दैट इज ए डिस्क्रीट
फाइनाइट डिस्क्रीट सिग्नल। अगर मैं कह रहा हूं कि ये फाइनाइट है, तो सायरा क्या मतलब है इसका? द नंबर ऑफ सैंपल्स आर नोन, द नंबर ऑफ सैंपल्स आर नोन। दूसरी बात भी नोन है, लेकिन हम बात को भूल जाते हैं कि ये सैंपल इक्वली स्पेस्ड है, क्योंकि दीज हैव बीन टेकन आफ्टर सैंपलिंग पीरियड, and that sampling period was same for all the samples. यानी अगर if you are taking the sample after each microsecond or millisecond, you are taking all the samples after 1 millisecond, for example. So this x of n is a finite, equally spaced, ना भी कहूं तो अंडरस्टैंडेबल है, लेकिन फिर भी कह रहा हूं, एक दफा कह रहा हूं, बार बार नहीं कहूंगा. Now, ladies and gentlemen, if you give it to the this Fourier, और मैं अभी बता रहा हूं कि दोनों में फर्क क्या है. In case of the discrete time Fourier transform, it will give you a continuous spectrum. कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम का आपको पता है क्या है? कंटिन्यूस का मतलब ये होता है कि इट गिव यू अ वेव, फॉर एग्जांपल, विच शोज ऑल द फ्रीक्वेंसीज. यानी कि 1 की फ्रीक्वेंसी की क्या है, 1 हर्ट्ज की, 1.01, 1.02, 1.001 एंड सो ऑन, नथिंग मिसिंग. तो इट गिव यू ए कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, rarely used or rarely utilized. While in case you give the same sample to the discrete Fourier transform, not DTFT, it give you a discrete spectrum. Discrete, this means it shows you 1 हर्ट का क्या है, 2 हर्ट का क्या है, 3 हर्ट का क्या है, उनके दरमियान की बातें नहीं करता. That is the major difference between the two. They are not the same. Then, ladies and gentlemen, if it is a continuous spectrum, so it has a frequency, let it be represented by capital omega, which is continuous, and I am interested in a spectrum with a frequency which is discrete. क्या करूं खिजरा? कैसे कैपिटल ओमेगा से स्मॉल ओमेगा की तरफ का सफर करूं? फोरियर का सफर करना है कि यू यूज दी गिव दिस एंड टू टेक दी सैम्पलिंग एंड गेट दी ओमेगा. नहीं, अब दोनों ही फ्रीक्वेंसी डोमेन में, बट दिस इज द कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डोमेन एंड दिस इज द डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डोमेन. दो टाइम में एक भी नहीं है, दोनों को आपने उठा के टाइम को फेंक दिया और उनके कंपोनेंट से मुराद उनकी फ्रीक्वेंसीज को देखना में इंटरेस्ट शो कर दिया. अब भी क्लियर क्या नहीं? ठीक है, ठीक है मूसा. ओके, व्हाट्स योर नेम? सलमान. तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अब मेरा क्वेश्चन ये है कि बाय नोइंग दिस, फिर थोड़ा सा ये भी बता दूं और फिर वापस इस पे चला जाता हूं. जी, अगर आपको ये नजर आ रहा है तो क्या कहता है? यू हैव ए कंटिन्यूस टाइम सिग्नल लाइक एक्स ऑफ, अभी अभी नजर कर आता हूँ जी, थोड़ा इसको मैं काम शुरू कर दे. एक मिनट जी, ये अच्छा, नहीं नजर आ रहा, लाइट ऑफ कर दूं? कैन आई इंक्रीज द क्वालिटी समहाउ? चलो मैं बोलता हूँ, खैर है.
मैं बोलता हूं और लिखता हूं, नॉट इश्यू। मेरे पास एक एक सिग्नल है एक्स ऑफ टी, अब नजर आ रहा है, एक्स ऑफ टी। आपको पता है कि अगर इस एक्स ऑफ टी को सैंपल कर लें, यानी इसकी सैंपलिंग कर लें, तो व्हाट यू गेट, एक्स ऑफ एन। वेरी नाइस। इफ यू डू दी Fourier transform, you mean discrete time Fourier transform, you get x of e j omega. So this is definitely now in the frequency domain. You have shifted from the time domain to the, but this frequency is continuous. So what you do, you take the samples of this omega, and now you have x of, for example, k. Now these k's are the indexes. So it means you have shifted from the frequency, continuous frequency. If you are in the continuous frequency, which means you are in the DTFT. अगर आपको कोई कहता है कि DTFT फाइंड करो, तो इसका मतलब है कि ही इज इंटरेस्टेड इन दी कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम। लेकिन अगर वो आपको कहता है कि नहीं, मुझे इसका DFT दो, डिस्क्रीट फोरियर दो, तो देन इसका मतलब यह है कि यू हैव टू टेक द सैंपल्स ऑफ ओमेगा। बाज लोग इसको यूं भी लिखते हैं, एक्स बाज बुक्स, ई कैपिटल कैपिटल ओमेगा, दैट कैपिटल ओमेगा रिप्रेजेंट द continuous frequency, while when you take the samples, तो it is called small omega। तो इस तरह लिखो, या बाज कहते हैं नहीं इंडेक्सेस में बात करो, तब भी ठीक है। कुछ बात समझ आ रही? अब ये तो था थोड़ा सा बैकग्राउंड। वापस जाता हूं कि इसकी कोई यूटिलिटी भी है, क्योंकि स्पेशली अच्छा क्वेश्चन सेक्शन बी में आया कि जी हम आइगन और ये चीजें पढ़ते रहे, कभी फायदा तो नजर नहीं आया। तो उसके एक वो था कि आपको अपने मैथ्स के टीचर से भी पूछना चाहिए था, लेकिन आज उसको ये नजर आया कि जनाब ये आइगन वैल्यू जो है दैट इज बेसिकली डिस्क्रीट फोरियर। दिस इज बेसिकली a very usable, very intuitive quantity। मेरी बात समझ आ रही? तो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं वापस यहां पे जाके और बताना ये चाह रहा हूं कि ए डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म, अगर ये नजर नहीं आ रहा तो इसको मैं थोड़ा बड़ा भी कर सकता हूं। उम्मीद है अब नजर आ रहा होगा, आ रहा है ना? कहता है कि डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म इज ए मैथमेटिकल टूल यूज टू ट्रांसफॉर्म ए, देखें वही लफ्ज जो मैंने बोले, फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ इक्वली सैंपल्ड सैंपल्स, इक्वली स्पेस्ड सैंपल्स, yani they have been taken up, the sampling period is same for all, into an, now this, which means what this represent, x of n, finite sequence। जब सीक्वेंस कहते हैं तो व्हाट इट मींस, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। मिड टर्म से पहले इसका बहुत हमने चर्चा किया कि whenever we say sequence, it means discrete time signal। So it means a discrete time signal results into, by using the DFT, results into a same length sequence, एक और उसी लेंथ का सीक्वेंस आपको मिल जाएगा। बट दिस विल बी कॉम्प्लेक्स नाउ, दिस विल बी कॉम्प्लेक्स नाउ। क्लियर हो गया? एंड it breaks down the signal, which means it transforms the signal from the time domain into its constituent frequencies। कुछ बात समझ आई? अब आपको क्या नजर आना शुरू हो जाएगा, टाइम गॉन, फ्रीक्वेंसीज इन। अब क्वेश्चन ये बन रहा है कि व्हाई आई एम इंटरेस्टेड, इज देयर एनी नीड, or just it is some academic practice which need to be done, or it has some practical significance? Important to answer these questions। ठीक है? तो क्या ख्याल है मूसा? It seems to be probably just a academic practice that, or academic practices करनी होती हैं, that is the only reason, or no, it is very practical
and we need that. What is your answer? And third one, I don't want to answer. क्वेश्चन रिपीट करो समायका. वैसे बिजनेस का एक्सेल या is it just academically important या कोई practical important? तो हम यही देखना चाहते हैं कि ये प्रैक्टिकली इंपॉर्टेंट है. क्यों? नंबर वन, why DFT and why the frequency spectrum, why the frequency domain? And the answer is that it allows to analyze the frequency component in a signal. हम किसी भी इसकी सिग्नल के अंदर उसकी जो भी फ्रीक्वेंसीज हैं वो हम देख सकते हैं, इसलिए डीएफटी इज इंपॉर्टेंट. फिर आप कहेंगे मैं देख लूं तो क्या फायदा हो जाएगा? अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन, अगर मैं ना देखूं तो क्या नुकसान हो जाएगा? आप कह सकते हैं अभी तक नहीं देखा तो क्या फर्क पड़ गया? क्यों आलियान? तो अब उसका आंसर लें कि मिसाल के तौर पे आप, ओके, ए वेरी सिंपल आंसर. एक एड आती है आजकल, टीवी तो मैं नहीं देखता लेकिन यूट्यूब पे मुझे कई दफा जोर से दिखाई जाती है, और वो होती है इसकी एयरपॉड्स की. उस एयरपॉड की आप उसको उसकी एयरपॉड के लिहाज से देखते हैं और मैं उसको पढ़ाने के लिहाज से देखता हूं. तो मुझे ये बताया जाता है कि जो भी मॉडल, मॉडल तो पता है ना, जो भी मॉडल उसमें उसमें है उसको कॉल की जाता है. ट्रैफिक में फंसा होता है, आओ, वो जवाब में कहता है जी ट्रैफिक में फंसा हूं. दूसरा कहता है भाई कोई नॉइज तो नहीं आ रहा, नॉइज तो नहीं आ रहा. इसका मतलब अभी घर पे ही हो. आप लोग भी ऐसे ही करते हैं कि कोई आपको कॉल करे और कहे जी रास्ते में बड़ा मुसीबत में, मैं ट्रैफिक में फंसा हुआ हूं, और आप कहते हैं कि नहीं घर में से बात कर रहे हो, अपने ड्राइंग में बैठे हुए हो, क्योंकि नॉइज नहीं आ रहा. तो नॉइज भी तो एक सिग्नल है. तो आप अगर उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं देख सकेंगे तो उसको रिमूव कैसे करेंगे? वो बताना ये चाहते हैं कि हमने इस डिवाइस को इतना बेहतर डिजाइन किया है कि हम नॉइज को कैंसिल कर देते हैं. तो नॉइज भी एक सिग्नल है. तो दैट द रीजन इट इज इंपॉर्टेंट टू एनालाइज द फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट ऑफ अ सिग्नल. इसी तरह मिसाल के तौर पे, इफ आई टॉक अबाउट दी टू थिंग्स, वन इज इक्वलाइजेशन, सिग्नल इक्वलाइजेशन. सिग्नल इक्वलाइजेशन में ये होता है कि all the frequencies in the signal are not treated alike by the medium. All the frequency components are not by the medium. क्यों? Because it is the characteristic of the medium that it give more harm to the high frequency components and give less harm, less attenuation to the low frequency. I hope you know. नहीं भी है तो कम्युनिकेशन वाले के पास जाएं तो उससे बात करें कि जी हमने ये पढ़ के आए हुए हैं डीएसपी में. तो अब अगर इसी तरह इसको प्ले कर दिया जाए तो द इनपुट एंड आउटपुट will be same. It will not give you the same hair effect on your ear. Am I right? Now what you need to do, you have to look at the frequency components, and probably you have to give more benefit to the high frequency component of the receiver as compared to the low frequency component, so that they again equalize with one another, so that the user may get the same better hearing effect. But for this you need to know the frequency components in the signal. इसलिए अब ये कहना कि जी फ्रीक्वेंसी देखना की कोई फायदा नहीं, दैट इज नॉट राइट. इसी तरह नंबर 3, यू वांट टू डिजाइन ए फिल्टर. आपको तो फ्रीक्वेंसी नजर नहीं आती, आपके पास तो वो लेंस ही नहीं है, आपके पास तो वो ग्लासेस ही नहीं है कि आप फ्रीक्वेंसी देख सकें, स्पेक्ट्रम देख सकें. तो इसका मतलब फिर आप वो फिल्टर डिजाइन नहीं कर सकते, और अगर कर भी लें तो ये नहीं देख सकते कि जो मैं करना चाह रहा था वो हुआ है कि नहीं हुआ. तो फॉर दिस यू नीड टू नो द सिग्नल इन दी फ्रीक्वेंसी डोमेन. अब भी नहीं समझ आ रही तो बात करें. बात मूसा, इब्रार, नहीं आ रही तो बात करो.
जी उकाशा। सर, अगर शोर बहुत ज्यादा हो जैसे सपोज हमें किसी के साथ बात कर रहे हैं ना, तो उनको कैसे पता चलेगा कि भाई ये इनपुट ये है? ओके ओके, वो देखना, वो दैट इज समथिंग, जैसे मैंने आपको कहा ना कि जब आप इस सब्जेक्ट के बाद आप चले जाएंगे फॉर एग्जांपल इन ऑडियो प्रोसेसिंग के किसी सिस्टम के साथ, किसी लैब के साथ काम शुरू कर दोगे, तो देन यू विल कम टू नो कि जनाब, जब मैं इनपुट में अब उस सिग्नल को देखता हूं तो ये यूं है। अब ये अनवांटेड सिग्नल इसमें कैसे ऐड हो रहा है, उसका पैटर्न क्या है, चाहे आप उसको स्टेटिस्टिकली मालूम करते हो, चाहे जो भी मेथड इस्तेमाल करते हो, देन दैट इज योर जॉब। लेकिन यहां पे मेरा जॉब ये है कि मैं ये मालूम करूं कि मुझे फ्रीक्वेंसी देखना जरूरी है। अगर मैं फ्रीक्वेंसी देखने की सलाहियत नहीं रखता तो फिर आई एम नो मोर देयर। क्लियर है? ओके, तो मारिया दूसरा क्या फिर रीजन हमने कहा, हमने क्या, इट यूज फॉर वेरियस सिग्नल प्रोसेसिंग टेक्निक्स, जैसे मैंने अभी कहा, फॉर लाइक फिल्टरिंग, लाइक नॉइज रिडक्शन, लाइक ऑडियो और इमेज कंप्रेशन। तो फॉर ऑल ऑफ दिस यू नीड द फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सिग्नल। इसके अलावा यू वांट टू डू एनालाइज द स्पेक्ट्रम। अब मुझे नहीं पता कि आपसे ये काम लैब में करवाया कि नहीं, अपनी वॉइस, योर सिग्नल, एनालाइज द स्पेक्ट्रम ऑफ योर वॉइस। हैव यू डन इट? नॉट येट? बैड। तो इट हेल्प्स आइडेंटिफाई द, फिर उसमें पता चलेगा कि आपकी वॉइस में कौन से डोमिनेंट फ्रीक्वेंसीज हैं और कौन सी फ्रीक्वेंसीज जो है दैट हैज अ वेरी स्मॉल एम्पलीट्यूड, लीस्ट इफेक्ट व्हेन यू एनालाइज योर वॉइस। अगेन यू नीड दी टू नो द स्पेक्ट्रम, यू नीड टू नो द डीएफटी। अब क्लियर हो गया कि नहीं? अब लेडीज एंड जेंटलमैन, अगली मैथमेटिकल में अगली क्लास में जाऊंगा, वापस लाना भी अगली क्लास में करूंगा, लेकिन इसको इंप्लीमेंट करने के लिए मोस्टली वी यूज दी, उमर छुट्टी नहीं दे रहा, उमर ने एकदम घड़ी देखी कि जा बस फारग हो गया। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, दी फॉर दिस which algorithm we'll be using in MATLAB? FFT, fast Fourier transform. Fast Fourier transform is an algorithm easily implemented in the MATLAB or others, where we transforms the time domain signal into a frequency domain signal. तो यही वो कह रहा है कि fast Fourier transform is an efficient algorithm for computing the DFT. It significantly reduces the computational complexity, making it practical for real world applications. अब सवाल यह है कि वो रियल टाइम एप्लीकेशंस क्या हैं। मिसाल के तौर पे मैंने कहा जी, इफ यू आर प्लेइंग विद, कल आप उस इंडस्ट्री को ज्वाइन करते हैं जो कि ऑडियो और म्यूजिक प्रोसेसिंग में इन होती है। अब इस इंडस्ट्री में आप क्या करेंगे? मे बी यू मे बी यूजिंग द कंप्रेशन। मिसाल के तौर पे व्हाई नीडेड कंप्रेशन मायरा? बिल्कुल समझ नहीं आई। अगर आपके आगे आपको आगे जमीना, सॉरी, जर्नलिस्ट, समझ आई इसकी बात? ओके, फिर दोबारा ऊंचा सा कह दें तो लोगों को नहीं, काशा बिल्कुल खामोश है। क्यों कंप्रेशन करते हो? शायद वो ये कहना चाह रही हैं कि स्पेशली व्हेन यूज फॉर ट्रांसमिशन, तो अगर मिसाल के तौर पे आप 1 गीग ट्रांसमिट करते हो, क्योंकि हम मोस्टली हम फिक्स लाइन के साथ या ऐसे हैं जहां पे हम फिक्स पैसे देते हैं मंथली, लेकिन कई जगहों पे ऐसा होता है कि यू पे फॉर योर बाइट्स। अगर आपने मिसाल के तौर पे 1 गीग किया है तो 1 गीग के पैसे दोगे, 2 गीग किया तो 2 गीग के पैसे दोगे। अब इसका मतलब ये ट्रांसमिशन, गीग का मतलब कह रहा हूं ट्रांसमिशन, तो इसका मतलब ये कि अगर आप वही वॉइस, अगर आप 1 गीग में ला के ट्रांसमिट करते हैं और वही एक्चुअली वो 2 गीग लेती है, तो आपने आधी कॉस्ट कम कर दी। नंबर 2, आपने बैंडविड्थ का अच्छा यूटिलाइजेशन करवा दिया। बैंडविड्थ कोई स्पेशली एयर पे बैंडविड्थ, वायरलेस पे बैंडविड्थ बहुत महंगा है।
आपने उसको प्रिजर्व कर दिया। तो दैट द रीजन इट इज इंपॉर्टेंट टू डू द ऑडियो कंप्रेशन। इसी तरह ऑडियो इक्वलाइजेशन। ऑडियो इक्वलाइजेशन क्या होता है कि अगेन जैसे मैंने अभी बताया कि आप जो फ्रीक्वेंसीज का जो प्रोपोर्शनैलिटीज होती हैं वो डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो you can, by looking at the spectrum, you find that frequencies and you manage them accordingly so that the voice quality becomes good. Noise reduction तो आपको अभी बताया कि जनाब if it is a good quality, तो अगर आसपास का नॉइज भी है तो ये उसको रिमूव करके मुझे गुड क्वालिटी साउंड ऑडियो प्रोवाइड करेगा। तो अगेन by for designing such equipment you need DFT, you need the DSP। इसी तरह इमेज के लिए प्रोसेसिंग के जी ऑडियो कंप्रेशन समझ नहीं आई। यहां पे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एक एग्जांपल दे देता हूं और फिर इस पे वापस आ जाता हूं। लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर मिसाल के तौर पे मेरे पास जेंटलमैन यहां ये एक वर्ड फाइल है, सॉल्व द फॉलोइंग उस पर लिखा हुआ है। अगर मुझे इसके कंटेंट में इंटरेस्टेड नहीं हूं, मैं इसकी साइज देखना चाहता हूं, तो मुझे पता चला कि इसका साइज सिर्फ 20 किलो बाइट्स है, सिर्फ 20 किलो बाइट्स है। चले अच्छी बात है, लेकिन इसमें इतना ज्यादा हमें नजर नहीं आएगा। कोई और वर्ड फाइल यहाँ पे पड़ी हुई है, लिखो इसमें सबनेट। चलिए इसको देख लेते हैं। लॉन्ग प्रॉपर्टीज में कितना है, चलिए ये कुछ बेहतर है, 345 किलो बाइट्स। जेंटलमैन, अगर मैं इस फाइल को क्लिक करके और यहां पे कह दूं कि जनाब ऐड टू मेक इट ऐड टू लॉन्ग डॉट आर, तो देखें जी ये लॉन्ग डॉट आर बन गई। मूसा, अगर इसके साइज को मैं देखूं, वो 344 था, ये कम होकर तकरीबन 332 पे आ गया है। इसका मतलब 344 से 300 यानी तकरीबन 12 बाइट्स कम हो, किलो, सिर्फ बाइट नहीं किलो, इतने हजार बाइट्स कम हो गया है। दैट फिनोमेना इज कॉल्ड कंप्रेशन। अब ये फाइल तो डॉक फाइल थी, अगर ये एक ऑडियो फाइल होती जैसे अभी मैं बोल रहा हूं, चलें ये भी बताता हूं। जेंटलमैन, अगर मैं यहां पे चला जाऊं, अगर मैं यहां चलो भाई, अगर मैं यहां पे जाके डॉक्यूमेंट में जाके जूम में जाके और किसी एक फाइल को ओपन कर लूं, तो देखें यहां पे ये कौन सी फाइल है, ऑडियो फाइल है, और ये 14 मेगाबाइट्स की है। अगर मैं इसको कंप्रेस, और लाजमी तौर पे ये मैंने अपने स्टूडेंट, कैसे मैं आप लोगों को भेजता हूं, तो इसका मतलब मुझे पहले ये यूट्यूब पे भेजनी है, तो आई एम यूजिंग दी मीडियम, आई एम यूजिंग माई ट्रांसपावर एवरीथिंग। तो बट if somehow I compress it and I make this 14 mega into 8 mega, तो 6 मेगा के लिए जगह मैंने सेव कर ली। अभी समझ आई कि नहीं आई? नॉट क्लियर? ओके जी। और इसी तरह ये ऑडियो की मैंने आपको अभी जो करवाया, दैट वाज डेटा कंप्रेशन। यहां पे अगर इसको करता हूं तो दैट इज ऑडियो कंप्रेशन, और अगर इसको करता हूं तो दैट इज ए वीडियो कंप्रेशन। तो चाहे ये डेटा है, चाहे ये ऑडियो है, चाहे ये वीडियो है, ये सिग्नल है, ये एक्स ऑफ एन है। ये क्या है? एक्स ऑफ एन है। तो इफ आई कैन, हाउ आई कैन कंप्रेस इट, if I have to look at it into the frequency component present in these signals, and then I have even if I have to design the tool to compress it, जैसा अभी रार आपने देखा, तो to design this tool, even I know what frequency component will come into this tool, तो I must know the frequencies। अभी नहीं सिग्निफिकेंस समझ आई डीएफटी की? ठीक है, वो अलग बात है कि अगली क्लास में फिर जाके कहना है कि जी उसने भी नहीं पढ़ाया था, को जी शुरू हुआ नासिर साहब से, उन्होंने नहीं पढ़ाया, फिर एहसान के पास आया, उसने भी नहीं पढ़ाया, अब आपके पास आ गए हैं, सब कुछ आप नहीं पढ़ाना है, और उनसे निकलने के बाद कहेंगे आपने भी नहीं पढ़ाया।
use the English. although इतना मानोगे probably कि मेरा अप्रोच ज्यादा थ्योरेटिकल नहीं होता, प्रैक्टिकल टच ऑलवेज साथ होता है ताकि समझ आए। आगे बढ़ते हैं जी। अरे ओके नाइस। इसी तरह लेडीज एंड जेंटलमैन, इमेज के बारे में आप इमेज पे भी अपने डीएसपी करोगे, इसी तरह आप अपने कम्युनिकेशन सिस्टम में भी करोगे। जैसे मिसाल तो व्हेन यू डू दी व्हेन यू गो टू द क्लास ऑफ जाहिद साहब, मुफ्ती साहब, he teaches you all of these three. He teach you modulation, he teach you demodulation, he talk about the signal, he talks about the carrier, that is the signals. Again चैनल इक्वलाइजेशन, अभी कहा चैनल जो है वो एक बड़ा बेपरवाह आइटम है, दबा के गोलियां मारता है, चैनल को सबको तबाह खराब करता है। आप उसका रेमेडी करेंगे बाय यूजिंग दी चैनल इक्वलाइजेशन। Similarly, spectrum analysis, even when you are working with the radars, again how you detect that an alien body is coming towards you or away from you, or with which frequency, with which velocity it is moving towards you or flying away from you. You getting my point? Do you remember? करते हैं ना रडार में क्या भाई, हम कहते हैं जी जलालाबाद से जहाज चल पड़ा, अहमदाबाद पहुंच गया, हमें पता नहीं चला, वो तो खैर है। तो व्हाट यू आर डूइंग हियर, यू आर वर्किंग विद द स्पेक्ट्रम। तो इफ द फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीजिंग, मतलब आपने फ्रीक्वेंसी भेजी फॉर एग्जांपल 10 मेगा, आपको मिल रही है 11 मेगा, इसका मतलब द थिंग इज कमिंग टुवर्ड्स यू। The voice, if it is a voice, for example, it is becoming shrill. अगर उसकी आपने 10 मैग भेजी और वो आपको 9 मैग मिल रही है, इसका मतलब है कि वो कम हो रही है, इसका मतलब है कि वो आपसे बार बार भाग रहा है। बी पेशेंट। तो अगेन व्हाट यू आर यूजिंग, सिग्नल प्रोसेसिंग, and especially in the signal processing you are looking at the spectrum, you are analyzing the spectrum। बात समझ आ रही है? तो जेंटलमैन, इसी तरह क्या कहता है जी, DFT is a powerful tool that enables us to analyze and manipulate signal in the frequency domain, leading to numerous application in various fields। फिर मैंने बताया कि जनाब अगर आपका डिस्क्रीट टाइम फोरियर ले रहे हो, जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया, तो योर आउटपुट इज ए कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम। और जब ये कंटिन्यूअस है तो यू विल हैव एट द आउटपुट इनफाइनाइटली फ्रीक्वेंसी रेजोल्यूशन। 1 भी है, 1.01 भी है, 1.001 भी है, इनफाइनाइट रेजोल्यूशन है। लेकिन इसका प्रैक्टिकली इतना इंपॉर्टेंस नहीं है। इसके मुकाबले में जिसको हम पसंद करते हैं वो है हमारा DFT, जिसका आउटपुट क्या होगा, हमेशा डिस्क्रीट होगा। और जब डिस्क्रीट होगा तो उसका लेंथ क्या होगा, फाइनाइट होगा, और कैन बी इंप्लीमेंटेड, अभी बताया, बाय यूजिंग द फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म। वेरी नाइस। कुछ बात समझ आई? अब अगर चाहें तो हम इसको कर भी सकते हैं, अब स्टार्ट कर सकते हैं इस टॉपिक को, क्योंकि मैं ये नहीं कहता कि बुक बुरी है, लेकिन क्योंकि हमारी बेसिक्स कमजोर होती हैं, तो हमें जब इस तरह का मैथ्स हमारे सामने आ जाता है, इस तरह का मैथ्स हमारे सामने आ जाता है, तो वी बिकम पजल्ड, पता नहीं क्या मुसीबत आ गई है। लेकिन अब आपको ये मुसीबत नहीं नजर आनी चाहिए, आपको ये इजी भी नजर आना चाहिए और उसका मकसद समझ आना चाहिए। जैसे एक स्टूडेंट ने अभी प्रीवियस क्लास में कहा कि जी ये आइगन और ये हम पढ़ते रहे, मकसद क्या है? तो फिर मैंने उसे बताया कि देखो आपने ये आइगन, एक फंक्शन का आइगन वैल्यू फाइंड की, तो बेसिकली दिस आइगन वैल्यू इज गिविंग द स्पेक्ट्रम ऑफ दिस सिग्नल, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर हो गया? क्यों सलमान, उमर, ठीक है? एनी क्वेश्चन?
चलें जी, ओके, जा सकते हैं।